हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ घटना चक्र एंशियंट हिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था क्वेश्चन आंसर्स। गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड में कौन से रूलर्स हुआ करते थे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद द क्वेश्चंस ओनली। सो द पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशियंट इंडिया द टाउन्स घंटसाला, कदूरा, चौल, ये वेल नोन क्या हुआ करते थे। ठीक है, ये पोर्ट्स हुआ करते थे जो कि फॉरेन ट्रेड के लिए यूज़ हुआ करते थे। तो घंटसाला, कदूरा और चौल एक तरह का पोर्ट है, पोर्ट के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेम ऑफ चेस। शतरंज का जो खेल है ये ओरिजिनेट हुआ था इंडिया से। ठीक है, इसको चतुरंग नाम से जाना जाता था गुप्ता पीरियड में, चतुरंग नाम से। बाद में ये ईरान और यूरोप तक भी रीच करता है, इंडिया से ईरान और यूरोप तक रीच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मृच्छकटिका। मृच्छकटिका ये एक एंशियंट इंडियन बुक है जो कि शूद्रक द्वारा लिखी गई है। ये किस सब्जेक्ट से डील करती है? ठीक है, तो ये एक लव स्टोरी है जो कि एक रिच मर्चेंट होता है और राज दरबार के एक व्यक्ति होते हैं, उनकी डॉटर होती हैं, उनके बीच की लव स्टोरी को दिखाता है। गुप्त पीरियड की जो आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं या फिर उस समय कैसे राज दरबार हुआ करते थे, इन सभी के बारे में एक अच्छा सा चित्रण किया गया है इस बुक में, अच्छा रिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो हमें गुप्ता पीरियड के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। शूद्रक द्वारा लिखा गया था ये किताब। Next question is, whose contribution is there in ancient सांख्य दर्शन? ठीक है, सांख्य दर्शन, सांख्य फिलॉसफी, ये कपिल द्वारा दी गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपिल। इन्होंने सांख्य सूत्र किताब भी लिखी है और तत्व समास, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, महर्षि कपिल, जिन्हें आचार्य कपिल के नाम से भी जाना जाता था। द सिस्टम ऑफ फिलॉसफी प्रोपाउंडेड बाय कपिल मुनि इज सांख्य फिलॉसफी। कपिल मुनि द्वारा सांख्य फिलॉसफी का खोज किया गया था। सांख्य फिलॉसफी इज प्रोपाउंडेड बाय कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें पूछ रहा है कि सांख्य फिलॉसफी के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला कि सांख्य डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ये गलत है, क्योंकि ये एक्सेप्ट करते हैं, सांख्य थ्योरी में एक्सेप्ट किया जाता है कि रीबर्थ होता है और साथ ही जो सोल है वो एक बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी में एंटर करती है जब मृत्यु हो जाती है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि यहाँ पे नॉट लिखा है। दूसरा है, सांख्य होल्ड दैट इट इज सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट। ठीक है, तो जो सेल्फ नॉलेज है, इसी से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कोई बाहरी ताकत या बाहरी शक्ति इसका कोई योगदान नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ओनली। सांख्य फिलॉसफी जो है ये कपिल मुनि द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, पहला कि कपिल इज द अर्लीस्ट एक्सपोनेंट ऑफ सांख्य सिस्टम। सांख्य होगा यहाँ पे, सांख्य सिस्टम, ये सही है। स्टेटमेंट 2, कपिल टीचेस दैट अ मैन्स लाइफ इज शेप्ड बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर एंड नॉट बाय एनी डिवाइन एजेंसी। ठीक है, तो इनका ये कहना था कि जो एक ह्यूमन बॉडी जो होती है, इसकी जो लाइफ होती है, ये ज़्यादातर जो है डेस्टिनी जो है वो डिसाइड करती है, नेचर जो है वो डिसाइड करता है कि क्या होने वाला है लोगों की लाइफ के साथ, और ये कोई डिवाइन एजेंसी नहीं डिसाइड करती है, एक्सटर्नल कोई फैक्टर नहीं डिसाइड करता है, ये नेचर द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योग दर्शन किसके द्वारा प्रोपोगेट किया गया था? तो योग दर्शन के जनक माने जाते हैं पतंजलि।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन्वेंटर ऑफ योग वॉज, तो ये हो जाएगा पतंजलि। व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? 21 जून से इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये 2015 से शुरू हुआ है, ये स्टार्ट होना, सेलिब्रेट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अष्टांग योग? अष्टांग योग के कौन से पार्ट नहीं हैं? ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्याहार, ध्यान और धारणा ये सभी पार्ट हैं अष्टांग योग के। अनुस्मृति जो है ये पार्ट नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुस्मृति। ठीक है, अष्टांग योग जो है ये 8 तरह के योग से मिलके बना हुआ है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, अनुस्मृति इसका पार्ट नहीं है। दूसरा है विद रेफरेंस टू हठ योग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, हठ योग वॉज प्रैक्टिस्ड बाय नाथपंथी। नाथपंथी धर्म के जो लोग होते थे वो हठ योग प्रैक्टिस करते थे। और दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हठ योग टेक्निक वॉज ऑल्सो अडॉप्टेड बाय सूफी। सूफी संतों ने भी इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नाथपंथी लोग इसको प्रैक्टिस किया करते थे हठ योग, और सूफी लोगों ने भी, सूफी संप्रदाय के लोगों ने भी इसको बाद में एक्सेप्ट किया था। हठ योग नाथपंथी के साथ स्टार्ट हुआ था। मत्स्येंद्र नाथ और उनके जो शिष्य थे गोरखनाथ, इनको नाथ संप्रदाय का फाउंडर माना जाता है और बाद में ये सूफी संतों द्वारा भी इसको अपनाया गया था। एक पर्शियन किताब है जिसका नाम है बहार अल हयात, जो कि एक सूफी सेंट शतारी ऑर्डर के सूफी सेंट मोहम्मद गौस द्वारा लिखी गई है। उसमें भी हठ योग के बारे में कुछ वर्णन मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइटर ऑफ महाभाष्य पतंजलि वॉज कंटेम्पररी ऑफ, तो ये पतंजलि महाभाष्य एक किताब है जो पतंजलि के द्वारा लिखी गई है और ये पुष्यमित्र शुंग के समय पे हुआ करते थे। ठीक है, महाभाष्य किताब पतंजलि द्वारा लिखी गई है। द फाउंडर ऑफ स्कूल नव्य न्याय के फाउंडर कौन थे? ठीक है, फिलॉसफी जो नव्य न्याय फिलॉसफी है ये गंगेश और उदयन द्वारा दी गई है। गंगेश और उदयन। ठीक है, मिथिला बेस्ड स्कॉलर हुआ करते थे दोनों लोग, उदयन या फिर उद्यनाचार्य, और उसके बाद गंगेश ने भी ये फिलॉसफी जो है नव्य न्याय का फिलॉसफी जो है ये दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिव वेल एज लॉन्ग एज यू लिव वेल even by borrowing, for once cremated there is no return. This rejection of afterlife is a aphorism of D. ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अच्छे से जियो और जितना ज़िंदगी आपकी लाइफ है उतना आप अच्छे से जिए, और अगर आपको किसी से मांग के भी खाना पड़े तो आप मांग के भी खा लीजिए, क्योंकि एक बार अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका हिसाब कोई नहीं रखता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये जो जिस तरह की फ़िलॉसफी है, ये फ़िलॉसफी जो है ये चरवाक द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो चरवाक की फ़िलॉसफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वैल्यू अकॉर्डिंग टू चरवाक? ठीक है, तो ये काम की वैल्यू जो थी ये हाईएस्ट थी, काम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ करता था, जो चरवाक लोग हुआ करते थे इनकी फ़िलॉसफी हुआ करती थी कि लाइफ अच्छी होनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली सबको एक दिन मर जाना है, तो लाइफ हमारी अच्छी होनी चाहिए, पूरे अच्छे प्रॉस्पेरिटी के साथ, पैसे लेकर लोगों से उधार मांग कर ही जीना पड़े, लेकिन अच्छे पैसे वाली ज़िंदगी होनी चाहिए। और ये कर्म पर बिलीव नहीं करते थे, काम पर बिलीव करते थे। ठीक है, काम यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फिज़िकल जो आपकी अपीयरेंस है और फिज़िकल जो आपका अटेंशन है इस पे ज़्यादा वर्क किया करते थे, परफ्यूम लगा के या फिर अपनी बॉडी को अच्छा रख के या फिर अच्छे खाना खा के, ये पैसे मांग कर, ये इस तरह का जीवन जो है ये जिया करते थे
इसको लोकायत भी कहा जाता है, चरवाक और लोकायत की फिलॉसफी। ठीक है। अजीत केशकम्बली, अजीत केशकम्बली जो हैं वो इसके फाउंडर माने जाते हैं, सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने स्टार्ट किया था चरवाक फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्याय फिलॉसफी। न्याय फिलॉसफी जो था ये किसके द्वारा प्रोपोगेट किया गया था? गौतम के द्वारा। हमने अभी तक नव्य न्याय पढ़ा है, नव्य न्याय जो कि दो लोगों ने, एक गंगेश और उदयन द्वारा दिया गया है। उदयन ने पहले स्टार्ट किया था, बाद में ज्वाइन किया गंगेश ने। तो ये था नव्य न्याय, NN। यहाँ पे बस न्याय की फिलॉसफी पूछ रहा है, तो न्याय जो है ये गौतम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जिन्हें अक्षत पद भी कहा जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी है न्याय सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे कुछ फिलॉसफी दी हुई है और मेथड्स टू अचीव मोक्ष, मोक्ष पाने के क्या मेथड हो सकते हैं ये लिखा हुआ है। तो पहला है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, यहाँ पे न्याय का मतलब है लॉजिक, न्याय का अर्थ है लॉजिक। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 4th। दूसरा है मीमांसा दर्शन। ठीक है, मीमांसा का अर्थ ये होता है कि जब वैदिक रिचुअल्स है, वैदिक रिचुअल्स अगर हम लोग परफॉर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इससे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मीमांसा दर्शन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में ये है कि रियल नॉलेज अगर आप प्राप्त करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सांख्य दर्शन कहता है रियल नॉलेज इज़ द वे टू सल्वेशन। देन नेक्स्ट आता है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन मतलब होता है सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज जो है इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। न्याय की फिलॉसफी दिया था गौतम ने, मीमांसा दर्शन जेमिनी ने दिया था, सांख्य कपिल ने दिया था, वेदांत दर्शन बदरायन ने दिया था, वैशेषिक दर्शन उलुक कन्नड़ ने दिया था, योग दर्शन पतंजलि ने दिया था। ये सभी आपको याद करना चाहिए क्योंकि अक्सर मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि ये फिलॉसफी किसने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ न्याय दर्शन वॉज। न्याय दर्शन के ऑथर जो थे ये गौतम थे। द फाउंडर ऑफ न्याय फिलॉसफी वॉज गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीमांसा वॉज इनिशिएटेड बाय, मीमांसा जेमिनी की थ्योरी थी, तो जेमिनी ने थ्योरी दी है मीमांसा फिलॉसफी। द थ्योरी ऑफ कर्म इज रिलेटेड टू, थ्योरी ऑफ कर्म मीमांसा से रिलेटेड है। ठीक है, कि यदि आप कर्म कांड करते हैं या फिर आप वैदिक रिचुअल्स फॉलो करते हैं, कर्म करते हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये मीमांसा की फिलॉसफी हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पे इसको कर्म मीमांसा भी कहा जाता है। साथ ही इसके दो पार्ट हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है, तो ये अगर सिर्फ मीमांसा लिखा हुआ है तो इसमें कर्म मीमांसा, धर्म मीमांसा और पूर्व मीमांसा आ जाएगा। बाद में एक उत्तर मीमांसा भी लिखा जाएगा, वो हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे। ठीक है, जेमिनी के द्वारा जो थ्योरी दी गई है वो मीमांसा की दी गई है और इसको कर्म, धर्म या फिर पूर्व मीमांसा भी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफी इज ऑफ द ओपिनियन दैट वेद कंटेन द इटर्नल ट्रूथ। वेदों को जो फॉलो करता है वो मीमांसा है। ठीक है, मीमांसा फिलॉसफी जो है ये वेदों को फॉलो करता है। ठीक है, पूर्व मीमांसा जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जेमिनी द्वारा दिया गया है, कर्म, धर्म और पूर्व मीमांसा, ये कर्म कांड के बारे में बात करता है। कर्म कांड इंपॉर्टेंट है ये। और जो उत्तर मीमांसा है ये ज्ञान कांड के बारे में बात करता है, ज्ञान कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी दी गई है। ठीक है, एक है मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिका, सांख्य और योग। ठीक है, इसमें लोकायत
और कपालिका, ये जो है ये इंडियन फिलॉसफी का पार्ट नहीं है, ठीक है, नॉट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाउंडर ऑफ अद्वैत फिलॉसफी। अद्वैत फिलॉसफी जो है ये शंकराचार्य द्वारा दी गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदि शंकराचार्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत मुक्ति कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो अद्वैत वेदांत ये कहता है कि मुक्ति हमें ज्ञान की प्राप्ति से मिल सकती है, ज्ञान की प्राप्ति से ही मोक्ष प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फिलॉसफी ऑफ वेदांत। तो यहाँ पे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य ये सभी लोग वेदांत से रिलेटेड हैं। अभिनव गुप्ता ये कोई रिलेशन नहीं रखते हैं फिलॉसफी ऑफ वेदांत से। ठीक है, शंकराचार्य 8वीं सेंचुरी में, रामानुजाचार्य 11th सेंचुरी में और माधवाचार्य 13th सेंचुरी में हुआ करते थे। ये सभी वेदांत की फिलॉसफी को अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया है इन तीनों लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ इंडियन एटमिज्म। ठीक है, एटम जो है वो सब्सटेंसेस का सबसे छोटा पार्ट होता है और ये फिलॉसफी जो है, एटम की फिलॉसफी जो है, ये एंशियंट हिस्ट्री में ऑलरेडी बताई जा चुकी है। इंडिया की जो एंशियंट हिस्ट्री है इसमें एटम की डिस्कवरी हो चुकी थी महर्षि कन्नड़ के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने वैशेषिक सिद्धांत दिया था। वैशेषिका फिलॉसफी जो थी वो इनके द्वारा दी गई थी। इस थ्योरी में इन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सभी मटेरियल जो है वो एटम्स से बने हुए हैं और यहाँ से बिगिनिंग ऑफ फिजिक्स होती है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफी ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द एटम थ्योरी। एटम थ्योरी ये वैशेषिका थ्योरी के द्वारा दिया गया था, महर्षि कन्नड़ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे कुछ एरा के नाम दिए हुए हैं और कौन सी एडी में स्टार्ट किया गया था इसको। ठीक है, तो यहाँ पे शक संवत जो है, शक एरा कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था 78 एडी में। विक्रम एरा, विक्रम संवत ये 58 बीसी में स्टार्ट किया गया था। 58 बीसी में कोई विक्रमादित्य नाम के राजा थे, उन्होंने स्टार्ट किया था विक्रम संवत। इसके बाद हमें 2 ऑप्शंस पता हैं तो बाकी ऑप्शन भी मिल गए हमें। तो जो गुप्ता एरा है, गुप्त संवत, ये 320 एडी से शुरू किया गया है। गुप्त संवत 320 एडी से शुरू किया गया है। और काली संवत, काली संवत ये 3104 बीसी 3102 बीसी में शुरू किया गया था। 3102 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म से 3102 साल पहले शुरू किया गया था काली संवत। ठीक है, विक्रमादित्य ने स्टार्ट किया था विक्रम एरा। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद शक एरा स्टार्ट किया गया था कनिष्क के द्वारा 78 एडी में। गुप्त एरा स्टार्ट किया गया था चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा 320 एडी में। और काली एरा का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है, कौन सा करेक्ट है। पहला है विक्रम संवत बिगेन इन 58 बीसी, ये सही है। शक संवत 78 एडी, ये भी सही है। गुप्त एरा बिगेन इन 319 एडी, ये सही है। कहीं कहीं 320 भी दिया रहता है। ठीक है, एडी है, ये याद रखिएगा, ये सही है। द एरा ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया बिगेन इन 1192 एडी, ये भी सही है। मुस्लिम आक्रमण उससे पहले कई बार हो चुके हैं, बट मुस्लिम एरा का, मुस्लिम रूल का जो शुरुआत था वो 1192 एडी के आसपास ही माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, बैटल ऑफ तराई जिसमें गोरी ने विजय प्राप्त की थी, इसके बाद से ही इंडिया में मुस्लिम रूल की शुरुआत हो गई थी। हालांकि मोहम्मद बिन कासिम जो थे ये भी एक मुस्लिम रूलर थे। ये 8वीं सेंचुरी में इंडिया में
आक्रमण तो करते हैं, जीतते भी हैं, बट वापस चले जाते हैं। तो मुस्लिम रूल की शुरुआत नहीं मानी जाएगी, वो बैटल ऑफ तराई से ही मानी जाएगी जब घोरी आते हैं इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बदामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन I इज डेटेड इन द शक ईयर 465। 465 में लिखा गया था बदामी का रॉक इंस्क्रिप्शन। इफ सेम वर टू बी डेटेड इन द विक्रम संवत द ईयर वुड बी। ठीक है, तो विक्रम संवत की शुरुआत जो है वो 58 BC मानी जाती है और शक संवत की शुरुआत जो है ये 78 AD मानी जाती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि शक संवत से ये 465 ईयर्स आगे ये बदामी रॉक का इंस्क्रिप्शन मिला है। ठीक है, मतलब इसके भी आगे जाके कहीं 465 AD लिखा हुआ है, 465 AD। तो अगर हमें यही सब अगर विक्रम संवत में लिखना होता तो बस सिंपली आप ऐड कर दीजिए 58 से 78 का डिस्टेंस। 58 से 0 आएगा पहले, फिर 0 से 78 आएगा और 78 से 465 आ जाएगा। ठीक है, सबको ऐड करने के बाद जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 601 विक्रम संवत में, 601 विक्रम संवत। Next question is the Chaluk inscription is dated in the year 556 of शक संवत. It is equivalent to, तो अभी शक संवत में लिखा गया है 556 शक संवत। ठीक है, और ये शुरू कब होता है 78 AD से। तो अगर हमें पूरा AD में ही कन्वर्ट करना है तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे 78 को ऐड कर देंगे 556 में। ठीक है, मतलब मैं आपको बताती हूँ फिर से, यहाँ 0 से शुरू हुआ है AD हमारा और इसके 78 पे जाके 78 AD पे जाके शक संवत शुरू हो रहा है, मतलब शक संवत यहाँ कहीं से शुरू हो रहा है और इसमें शक संवत से लिखा हुआ है 556। तो अगर हमें AD में कन्वर्ट करना है तो हम 0 से शुरू करेंगे, ना कि 78 से शुरू करेंगे। तो 0 से अगर शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे तो क्या करेंगे 78 को ऐड करेंगे 556 में, आ जाएगा 634 AD। इस टाइप के क्वेश्चंस भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसके लिए आपको करेक्ट डेटा याद होना चाहिए। शक संवत कब शुरू हुआ था, गुप्त संवत कब शुरू हुआ था और साथ ही विक्रम संवत कब शुरू हुआ था। अकॉर्डिंग टू पुराण द प्राइम प्लेस ऑफ चंद्रवंश रूलर वॉज। ठीक है, प्रतिष्ठानपुर जो है ये चंद्रवंश के राजा जो थे, ये प्रतिष्ठानपुर में इनका प्राइम प्लेस हुआ करता था, एक तरह का राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो पुराण में 3 डायनेस्टीज़ का वर्णन मिलता है, 3 इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी का। एक है चंद्रवंश, एक है सूर्यवंश और एक है अग्निवंश। चंद्र, सूर्य और अग्नि, जो चंद्र के लोग हुआ करते थे ये प्रयाग में रहा करते थे, बट बाद में क्या हुआ था, जब वहाँ पे आपदा आने लग गई थी, प्राकृतिक आपदाएं आने लग गई थी, तो द्वापर युग के चंद्रवंशी राजा संवरम ने अपनी कैपिटल जो है वो इलाहाबाद के पास प्रतिष्ठानपुर में शिफ्ट कर दी थी। ठीक है, इलाहाबाद में शिफ्ट कर गए थे, प्रयाग से इलाहाबाद में शिफ्ट कर गए थे, मतलब आसपास का ही एरिया रहा होगा, प्रयाग के पास ही इलाहाबाद माना जाता है, मतलब एक ही जगह है दोनों, तो उसी के आसपास ही प्रतिष्ठानपुर में ये लोग शिफ्ट कर गए थे। द कैपिटल ऑफ मौखरी वंश वॉज कन्नौज। मौखरी वंश के जो राजा थे ये गुप्ता के ही एक तरह के डायनेस्टी के ही राजाओं में से एक हुआ करते। जैसे गुप्ता डायनेस्टी में कई सारे अलग अलग राजाओं को अलग अलग क्षेत्र दे दिया गया था और एक राजा महाराजा धीराज हुआ करते थे जो कि गुप्त रूलर हुआ करते थे। तो उसी तरह से मौखरी के जो राजा थे ये लोग अपनी डायनेस्टी जो है वो कन्नौज को कैपिटल बनाते थे। मौखरी वंश के राजा कन्नौज अपनी कैपिटल समझा करते थे। यहाँ पे हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा और सर्व वर्मा, ग्रह वर्मा ये मेन रूलर्स हुए हैं इस डायनेस्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइम ऑफ हर्ष। हर्ष के बारे में हर्षचरित से पता चलता है। हर्षचरित एक किताब जो है ये कल्हड़ द्वारा लिखी गई थी, कल्हड़ के द्वारा। ठीक है,
सॉरी, यहाँ पे हर्षचरित बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी, बट इसी के साथ राज तरंगिनी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और ये सभी जो है इन्फॉर्मेशन देता है हर्षवर्धन के काल का। हर्षवर्धन जो राजा थे, ये पोस्ट गुप्ता पीरियड के राजा हुआ करते थे। जब गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे ख़त्म होने जा रहा था, उस वक्त पे हर्षवर्धन जो है वो इम्पोर्टेंट राजा हुआ करते थे। और इनके बारे में हर्षचरित जो है ये बाण भट्ट द्वारा लिखी गई है, उन्हीं के राज दरबारी पोएट हुआ करते थे। और कल्हड़ जो है इन्होंने राज तरंगिनी लिखा है। हु हैज़ रिटन द हर्षचरित? हर्षचरित बाण भट्ट द्वारा लिखा गया है। ये वर्धन डायनेस्टी के बारे में, वर्धन डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट राजा हुआ करते थे, तो वर्धन डायनेस्टी के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपिटल ऑफ हर्ष एम्पायर वॉज कन्नौज। हर्ष की जो कैपिटल हुआ करती थी वो कन्नौज थी। ठीक है, चाइनीज़ सोर्सेस से पता चलता है, उस टाइम चाइनीज़ ट्रैवलर भी काफ़ी आया करते थे, कि हर्ष और राजश्री इनकी सिस्टर हुआ करती थी। हर्ष की सिस्टर राजश्री, ये दोनों मिलके कन्नौज चलाते थे, हर्ष और राजश्री। तो उसके बाद हर्ष ने कैपिटल को थानेश्वर, अपनी कैपिटल को थानेश्वर शिफ्ट कर दिया, ताकि उनकी जो सिस्टर है राजश्री ये प्रॉपर कन्नौज पे रूल कर सके। ठीक है, तो हर्ष जो है लेटर ऑन शिफ्ट कर देते हैं कैपिटल थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्परर हर्ष हैज शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज 2 ग्रेट रिलीजियस कन्वेंशन। दो धर्म सम्मेलन किए जाते थे, एक कन्नौज में और दूसरा प्रयाग में। ठीक है, प्रयाग में कुंभ का महोत्सव भी उस वक्त मनाया जाता था। ठीक है, तो चाइनीज़ ट्रैवलर्स बताते हैं कि यहाँ पे 20 जगहों के राजा जो थे, ठीक है, इस मीटिंग के जो प्रेसिडेंट थे ये हुएनसांग थे। ठीक है, एक चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो थे वो बनाए गए थे, हुएनसांग। और साथ ही इन्होंने हर्ष का जो संगम का एक फेस्टिवल हुआ करता था प्रयाग में, हर 5 वर्ष पे एक महामोक्ष की काउंसिल हुआ करती थी प्रयागराज में। ठीक है, हुएनसांग ने जिसका छठा जो फंक्शन हुआ था, 6th फंक्शन, उसको अटेंड किया था, और 18 और देशों के राजा जो थे उन्होंने भी इस फेस्टिवल को अटेंड किया था। ठीक है, तो इस तरह का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हुआ करता था हर्ष के काल में, हर्षवर्धन के काल में, और इतने सारे देशों के राजाओं को इन्विटेशन दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस इन यूपी वेयर हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज द बुद्ध मेगा कन्वेंशन। बुद्ध मेगा कन्वेंशन प्रयाग में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्परर हर्ष साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन नर्मदा नदी बाय पुलकेशिन II। तो ऐसा माना जाता है कि पुलकेशिन II और हर्ष के बीच में एक युद्ध हुआ था, और पुलकेशिन II ने नर्मदा को क्रॉस करने से मना कर दिया था, मतलब अटैक कर दिया था हर्ष पे, और हर्ष जो है वो साउथ की तरफ अपना आक्रमण नहीं कर पाए थे। ऑल्सो यहाँ पे एहोल का इंस्क्रिप्शन है, उसमें ऐसा बताया गया है कि पुलकेशिन II ने डिफीट कर दिया था हर्ष को हरा दिया था नर्मदा नदी के किनारे। पुलकेशिन II जो थे ये एक चालुक्य के राजा हुआ करते थे, चालुक्य किंग हुआ करते थे पुलकेशिन II। इन्होंने एहोल का इंस्क्रिप्शन लिखवाया है, साथ ही हुएनसांग ने भी इस युद्ध का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हु हैड डिफीटेड हर्षवर्धन। करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन II। द चालुक्यन रूलर पुलकेशिन विक्ट्री ओवर हर्ष वॉज इन द ईयर। अब यहाँ पे ईयर पूछ रहा है, हर्षवर्धन की हार कब हुई थी और पुलकेशिन II की विक्ट्री कब हुई थी। चालुक्य के राजा हुआ करते थे पुलकेशिन II, ये 618 AD में हुई थी। ठीक है, चालुक्य किंग हुआ करते थे पुलकेशिन II, जो कि कर्नाटका और महाराष्ट्र के कई पार्ट में इनका राज्य फैला हुआ था। इनकी कैपिटल बदामी हुआ करती थी, जो आज प्रेजेंट डे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अल्तेकर अ बैटल बिटवीन हर्ष एंड पुलकेशिन वॉज फॉट समवॉट बिटवीन 630 AD टू 634 AD। ठीक है,
ठीक है, ये सभी जो बातें हैं ये एहोल इंस्क्रिप्शन से हमें मिलती है जो कि 634 एडी में लिखी गई थी। इससे पहले एक लोहनारा का इंस्क्रिप्शन है पुलकेशिन II का 630 एडी में, उसमें हर्ष का नाम नहीं है, उसमें हारे हुए राजाओं के नाम है बट हर्ष का नाम नहीं है। एहोल इंस्क्रिप्शन में हर्ष का नाम है, मतलब कि 634 के पहले ही इन्होंने हर्ष को हराया है बट 630 के बाद हराया है। ठीक है, तो 630 और 634 के बीच में समवट टाइमिंग दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन द अर्ली 7th century विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर होल्डिंग पावर इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो जब गुप्त डायनेस्टी का डिक्लाइन होता है और हर्ष की पावर जो है वो ग्रो करना शुरू करती है 320 के आसपास, डिक्लाइन 520 के आसपास 500 तक गुप्त डायनेस्टी जो है वो पूरी तरह से डिक्लाइन हो चुकी थी 500 एडी तक, और हर्षवर्धन का जो शासन है वो कुछ 600 के आसपास शुरू होता है, 610-600 के आसपास 7th सेंचुरी में शुरू होता है हर्षवर्धन का शासन। तो उसके बीच में कौन सी पावर्स थी जो नॉर्थ इंडिया को रूल किया करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुप्त ऑफ मगध इम्पॉर्टेंट है, पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर, मौखरी ऑफ कन्नौज और मैत्रकाज ऑफ वल्लभी, ये सभी जो हैं वो रूल किया करते थे गुप्त के डिक्लाइन और हर्षवर्धन के शासन के बीच में जो टाइम पीरियड था। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि लेटर गुप्ता जो है ये सक्सीडेड एज द रूलर्स ऑफ मगध, और मगध में ही इनका राज्य जो था वो मगध तक ही कन्फाइंड हो गया था। तो यहाँ पे लेटर गुप्ताज मगध तक ही रह गए थे, तो करेक्ट आंसर मगध का लेटर गुप्ता हो जाएगा। जो परमार डायनेस्टी है, परमार डायनेस्टी ये वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और मालवा में रूल करती है, बट 9th और 14th एडी के बीच में, 9th और 14th एडी के बीच में, मतलब हर्षवर्धन के काल के बाद परमार डायनेस्टी रूल करती है। ठीक है, बाद में दिल्ली सल्तनत में ये कैप्चर हो जाता है ये, तो ये तो गलत हो जाएगा, परमार इस बीच में नहीं आए हैं हर्षवर्धन से पहले। पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर जो है हरियाणा में है थानेश्वर, ये लोग 6th और 7th एडी के आसपास थे, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हर्षवर्धन से पहले आए हैं, पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर। मौखरी जो है ये कन्नौज में इनका कैपिटल हुआ करता था, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पे ये लोग राज किया करते थे, और ये लगभग लेटर गुप्ताज के ही पीरियड के आसपास हैं, 606 एडी, तो ये भी सही हो जाएगा। यादव ऑफ देवगिरी जो है ये 11th सेंचुरी एडी में ये लोग रूल किया करते थे, तो 11th सेंचुरी एडी में यादव ऑफ देवगिरी रूल किया करते थे, ये भी गलत हो जाएगा। देन मैत्रक ऑफ वल्लभी, ये लोग गुजरात में रूल किया करते थे 5th सेंचुरी और 8th सेंचुरी एडी के बीच में, तो मैत्रक ऑफ वल्लभी भी इन्वॉल्व होंगे हर्षवर्धन से पहले। पोएट बाण वॉज इनहेबिटेंट ऑफ, ठीक है, तो बाण भट्ट या बाण ये पोएट हुआ करते थे हर्षवर्धन के, और औरंगाबाद ज़िला जो बिहार में है वहाँ पे ये बिलोंग करते हैं, वहाँ से बिहार को। इन हुज रेन पीरियड द चाइनीज ट्रैवलर हुएनसांग विजिटेड इंडिया, हर्षवर्धन इज द करेक्ट आंसर, हुएनसांग। इन्होंने अपनी किताब लिखी है CU की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन रूल्स। हर्षवर्धन के काल में कौन से चाइनीज ट्रैवलर ने इंडिया विजिट किया? हुएनसांग ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइंस द नेचर ऑफ हुंडी जनरली रेफर्ड टू इन द सोर्सेज ऑफ पोस्ट हर्ष पीरियड। तो यहाँ पे ये हुंडी नाम की चीज़ क्या हुआ करती थी, एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ करता था, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त II। CG 2 के टाइम पे आए थे फाहियान, हुएनसांग आए थे हर्षवर्धन के काल में। फाहियान चंद्रगुप्त II 375 AD से 415 AD के आसपास। चाइनीज़ ट्रैवलर हुएनसांग, जिन्हें हुआन चुआंग भी कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, हुएन चुआंग भी कहा जाता है इनको,
इन्होंने इंडिया विजिट किया, रिकॉर्डेड जनरल कंडीशंस एंड कल्चर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो पहला है, हमें बताना इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। पहला है रोड्स एंड रिवर रूट्स वर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी। ठीक है, ऐसा नहीं था। जो रिवर रूट्स हुआ करते थे, रोड्स हुआ करते थे, यहाँ पे चोरी या डकैती के हाथ से अक्सर हुआ करते थे। एज रिगार्ड ऑफ पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस, ऑर्डील्स बाय फायर, वाटर एंड पॉइजन्स वर द इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द इनोसेंस ऑफ गिल्ट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो एक तरह से जब मृत्यु की सज़ा देनी होती थी तो फायर, वाटर और पॉइजन का यूज़ किया जाता था। जो ट्रेड्समैन थे हैड टू पे अ ड्यूटी ऑफ एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशंस। तो जितने भी स्टेशन से गुजरती थी ट्रेड की गाड़ी, उन सभी स्टेशंस पे कुछ ड्यूटी देनी पड़ती थी। तो यहाँ पे 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेंट हुएनसांग एज इमिसरी इन द कोर्ट ऑफ हर्ष। तो हर्ष के शासनकाल में हुएनसांग आते हैं। इन्हें नन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। इन्हें लगभग इनमें से जो है किसी ने नहीं भेजा था। ठीक है, ये एक तरह के ट्रैवलर थे, खुद की मर्ज़ी से ये इंडिया आए थे और इंडिया के बारे में ये कुछ राइटिंग करना चाहते थे। हुएनसांग जो है ये ताई सुंग के कंटेम्पररी हैं। इन्हीं के शासन मतलब इन्हीं के जीवन काल में ही ताई सुंग भी हुआ करते थे। ताई सुंग जो हैं ये फॉरेन टूर्स के लिए इनको बैन कर दिया था। ठीक है, और बट हुएनसांग जो थे वो सिल्क रूट पकड़ के ये इंडिया आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग हुएनसांग टूर इन इंडिया मोस्ट फेमस सिटीज़ फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लोथ्स वॉज। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लोथ्स जो है ये मथुरा में हुआ करता था। ये सबसे फेमस सिटी हुआ करती थी कॉटन क्लोथ्स के लिए, मथुरा। ठीक है, इन्होंने थानेश्वर को भी एक इम्पॉर्टेंट जगह बताया है ट्रेड के लिए। साथ ही उज्जैनी और कन्नौज जो है ये भी काफ़ी प्रॉस्परस हुआ करते थे। द टर्म कौशे, कौशे हैज़ बीन यूज्ड फॉर, ये सिल्क के लिए यूज़ किया जाता था। कौशे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइनीज ट्रैवलर हुएनसांग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, बिहार। नालंदा यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की थी। ठीक है, जिस वक्त इन्होंने पढ़ाई की थी आचार्य शीलभद्र जो थे वो वीसी हुआ करते थे। इन्होंने योग शास्त्र सीखा था, साथ ही स्पीच डिलीवरी भी की थी इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में जब ये दूसरी बार विजिट करते हैं। हर्ष के काल में आए थे, लगभग 337 AD के आसपास हुएनसांग इंडिया आते हैं। द मेजर रीज़न बिहाइंड रिमेंबरिंग हुएनसांग इज़ कॉम्पोजिशन ऑफ सीयूकी। सीयूकी में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जो हर्षवर्धन के काल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइनीज़ ट्रैवलर हु विजिटेड भिनमल वॉज हुएनसांग। ठीक है, ये काफ़ी जगहों पे विज़िट करते हैं, साथ ही भिनमल भी विज़िट करते हैं। द फेमस ट्रैवलॉग सीयूकी इज़ लिंक्ड विद हुएनसांग। सीयूकी हुएनसांग ने लिखी है। The Chinese traveler Aitsing was on the tour of Bihar in about। ठीक है, तो इन सभी एराज में आइत्सिंग नहीं आते हैं, काफ़ी बाद में आते हैं। लगभग 693-94 AD में ये लोग आते हैं। ठीक है, आइत्सिंग। चाइनीज़ राइटर्स मेंशन इंडिया बाय द नेम ऑफ यिंतू। यिंतू नाम से बुलाते थे ये इंडिया को, यिंतू या फिर थियानटू, जिसका मतलब होता है हिंदू, सिंधु। सिंधु नहीं बोल पाते थे, हिंदू नहीं बोल पाते थे, तो यिंतू बुलाते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय मुस्लिम। बख्तियार खिलजी जो थे उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया था। बख्तियार खिलजी नियरली 12th सेंचुरी के एंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नालंदा विहार वॉज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। द मोस्ट एंशियंट मोनेस्ट्री इन इंडिया इज नालंदा यूनिवर्सिटी। एंशियंट मोनेस्ट्री है नालंदा। ठीक है, कुमार गुप्त जो थे इन्होंने पहला डोनेशन दिया था नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा मोनेस्ट्री बनाने का। ठीक है, बाद में बुद्ध गुप्त, तथागत गुप्त, बालादित्य, इन लोगों ने भी मोनेस्ट्री के लिए डोनेशन दिया था। नालंदा कहाँ लोकेटेड है? बिहार में। ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड मेन बिजनेस सेंटर वॉज कन्नौज। पोस्ट गुप्ता पीरियड
जो मेन सेंटर था वो उज्जैन से शिफ्ट होकर कन्नौज हो गया था। ठीक है, ठीक है। हर्ष ने भी कन्नौज को चुना था, थानेश्वर से शिफ्ट कर दिया था कन्नौज को। कन्नौज जो है वो बैंक ऑफ गंगा और जमुना के बीच में स्थित है और ये मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, इसीलिए यहाँ पे पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट का ट्राईपार्टिट युद्ध भी होता है, लेटर ऑन होता है। नेक्स्ट इज असर्शन है और रीज़न है। यहाँ पे पहला दिया हुआ है द मेन फीचर ऑफ अग्रेरियन स्ट्रक्चर ऑफ प्री गुप्ता पीरियड वॉज डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म। ये सही है, फ्यूडल डेवलपमेंट हो गया था, डिसेंट्रलाइजेशन काफ़ी हो रहा था, बिकॉज लैंड ओनर्स, मिडिल क्लास एंड अ डिपेंडेंट पीजन क्लास केम इनटू एग्जिस्टेंस इन दिस पीरियड। ये सही है, ठीक है। मिडिल क्लास और किसान वर्ग जो था ये ज़्यादा ग्रो करने लग गया था प्री गुप्ता पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री ऑफ फ्यूडल सिस्टम। क्या क्या इसके एसेंशियल फीचर्स होते हैं। पहला, वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल एंड लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी। ये तो गलत है, उल्टा हो जाएगा। फ्यूडल सिस्टम का अर्थ ही यही होता है कि सेंट्रल तो स्ट्रॉन्ग रहे, साथ ही प्रोविंसेस को भी पावर दी जाए, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। इमर्जेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजेशन ऑफ लैंड, ये सही है। क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वैजाल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड हिज ओवरलॉर्ड, ये भी सही स्टेटमेंट है, पहला गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चाइनीज पिलग्रिम फाहियान अटेंडेड द 4th ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल हेड बाय कनिष्क। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि फाहियान जो थे ये चंद्रगुप्त के समय में आए थे, लगभग 320 एडी के बाद आए थे। ठीक है, तो कनिष्क की काउंसिल कैसे ये अटेंड कर सकते हैं। कनिष्क की काउंसिल 78 एडी के आसपास हुई होगी, तो ये गलत स्टेटमेंट है। द चाइनीज पिलग्रिम हुएनसांग मेट हर्ष एंड फाउंड हिम टू बी एंटागोनिस्टिक टू बुद्धिज़्म। एंटागोनिस्टिक मतलब विरोधी, बुद्धिज़्म के विरोधी। तो ये ऐसा नहीं था, हर्ष जो थे ये बुद्धिज़्म के विरोधी नहीं थे, बल्कि ये तो मोनास्ट्रीज बनाने के लिए भूमि जो है वो दान में दिया करते थे। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाती है। Next question is, in travel through India, Fahian has mentioned hospital. It was located as पाटलिपुत्र। तो एक हॉस्पिटल भी बनवाया गया था पाटलिपुत्र में, ठीक है, हर्ष के द्वारा। Next question is, the Chinese pilgrim who visited India in the early 6th century was सुंग युन। सुंग युन जो थे ये लगभग 518 एडी के आसपास आए थे। 518 एडी है ना, तो 5 के बाद के कुछ ईयर लिखे हुए, इसको 6th सेंचुरी एडी कहा जाता है। ठीक है, 6th सेंचुरी एडी। 6th सेंचुरी एडी का मतलब 6 नहीं होगा, 6 से शुरू नहीं होगा, 5 से शुरू होगा। ठीक है, ये डाउट हमेशा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर शंकराचार्य। पहला कि इन्होंने 4 रिलीजियस सेंटर इस्टेब्लिश किया था, सही है। ही काउंटर्ड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। हाँ, इन्होंने जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का प्रचार हो रहा था तो उस वक्त ये हिंदुज़्म का प्रचार कर रहे थे, तो ये भी सही है, इन्होंने काउंटर किया था इसको। ही नेम्ड प्रयाग एज तीर्थराज, ये गलत है। इन्होंने वेदांत की थ्योरी जो है ये प्रोपोगेट की थी, तो हमें बताना है नॉट ट्रू, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा नॉट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में, ये सभी जगहों को इन्होंने मेंशन किया था। ठीक है, और साथ ही इनके द्वारा प्रयाग को तीर्थराज नहीं कहा गया है, वेदों और पुराणों में ही लिखा गया है प्रयाग को, प्रयाग मतलब इलाहाबाद को तीर्थराज। ठीक है, इन्होंने नाम चेंज नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आदि शंकर जिनको शंकराचार्य नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म कहाँ हुआ था। केरला में हुआ था, केरला में। द 4 मोनेस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड बाय आदि शंकराचार्य सिचुएटेड इन, तो जोशीमठ उत्तराखंड में, द्वारका वेस्ट में, ईस्ट में, सॉरी नहीं, वेस्ट में द्वारका, ऐसे हो जाएगा। जोशीमठ, फिर द्वारका, पुरी ईस्ट में और श्रृंगेरी साउथ में। ठीक है, इस तरह से इन्होंने चारों दिशाओं में मोनेस्ट्रीज जो है वो सिचुएट की थी, हिंदू मोनेस्ट्री। ठीक है, हिंदू।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन चार धाम? मानसरोवर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। पूरी, द्वारका, रामेश्वरम और साथ ही केदारनाथ, ठीक है, ये सभी जगहें जो है ये चार धाम में आती हैं, ठीक है। लिटिल चार धाम भी माना जाता है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ राजा के नाम दिए हुए हैं और किस उसमें राज्य किया करते थे ये, उनकी डायनेस्टी। तो रवि कीर्ति, पुलकेशिन II के बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है, ये राइटर थे। पुलकेशिन II के बारे में रवि कीर्ति ने लिखा है। भावभूति यशोवर्मन ऑफ कन्नौज, ये भी सही है। हरिसेन ने हर्ष के बारे में नहीं लिखा है। हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है, ठीक है। दंडी ने हरिसेन वर्मन के बारे में लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है। हर्ष के बारे में बाण भट्ट ने लिखा है। अगेन कुछ कोर्ट पोएट हैं और किंग के नाम दिए हुए हैं, तो यहीं पे मैं ऐड कर देती हूँ। एक अमीर खुसरो हैं और एक हैं कालिदास। यहाँ पे चंद्रगुप्त II हैं और समुद्रगुप्त हैं, ठीक है। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खिलजी का। कालिदास ने CG2 के कोर्ट में ये हुआ करते थे, चंद्रगुप्त II के। हरिसेन जो हैं ये समुद्रगुप्त के बारे में लिखते हैं और बाण भट्ट ने हर्षवर्धन के बारे में लिखा हुआ है, हर्षचरित, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं राजाओं के नाम और कहाँ पे उनकी कैपिटल या फिर कहाँ पे वो रूल किया करते थे। तो अशोक का हो जाएगा उज्जैन, अशोक का उज्जैन हो जाएगा। समुद्रगुप्त का हो जाएगा विदिशा, विदिशा। भोज जो थे ये गोंडवाना लैंड में हुआ करते थे, भोज, सॉरी दुर्गावती गोंडवाना लैंड में हुआ करते थे। भोज जो है ये धर में हुआ करते थे। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे कुछ फेमस प्लेसेस दिया हुआ है, प्रेजेंटली ये कहाँ पे हैं, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो भिलसा, भिलसा मध्य प्रदेश में है, ये सही है। द्वारा समुद्र ये महाराष्ट्र में नहीं है। गिरिनगर गुजरात में नहीं है और थानेश्वर ये यूपी में नहीं है। गिरिनगर जो है ये है गुजरात में, गिरिनगर गुजरात में, ठीक है। जूनागढ़ के आसपास गिरनार या गिरिनगर नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा, बाकी दोनों आंसर जो हैं वो गलत हो जाएंगे। द्वारका समुद्र जो है ये होयसाल डायनेस्टी की कैपिटल हुआ करती थी और करेंटली ये कर्नाटका में है। गिरनार या फिर गिरी ये जूनागढ़ में है, गुजरात में है। थानेश्वर जो है ये सरस्वती नदी के किनारे है और हरियाणा में है। उस वक्त सरस्वती नदी के किनारे हुआ करता था और करेंटली ये हरियाणा में है। भिलसा जो है ये विदिशा का ही नाम हुआ करता था, MP में है। तो ये यहाँ पे हम लोगों का ख़त्म होता है जो गुप्त रूलर और उनके बाद की जो कुछ डायनेस्टीज़ थी, गुप्ता डायनेस्टी के बाद में जो डायनेस्टीज़ आती हैं उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आर्किटेक्चर किस तरह का हुआ करता था एंशिएंट इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।